नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हो या फिर आप देखेंगे खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि यह हदीस मुबारक रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ शाये की जाती है। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो इस तरह है। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफे का रोज़ा रखने से एक साल पहले अरफा का रोज़ा रखने से एक साल पहले और एक साल आइंदा के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों को मुख्तलिफ बहानों से यानी रहमतें लूटने का मौका फरमाता है, नेकियां लूटने का मौका फरमाता है। बहुत बड़ी बात है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदे किस तरह मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं, किस तरह मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और किस तरह जानवर के नाम पर लोगों को काटा जा रहा है। यानी मुसलमानों को काटा जा रहा है, ईसाइयों को सताया जा रहा है, दलितों को तकलीफ़ें दी जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी अदालतें भी खामोश हैं। वैसे भी नाज़रीन, हमको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हुकूमत में पिछले 10-12 साल के दौरान हिंदुस्तान में अगर तरक्की हुई है तो फ़िरक़ा परस्ती को ज़बरदस्त फ़रोग़ हासिल हुआ है। जबकि आप देखेंगे कि भूखों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, गुरबा और गुरबत की गुरबत में इजाफ़ा हुआ है, गुरबत की शरह में इजाफ़ा है, बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा हुआ है, महंगाई आसमान को छूने लगी है। और हद तो ये है कि अजीब व गरीब हालात से हिंदुस्तान गुज़र रहा है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि आलमी सतह पर भी हमारी शबी मुतासिर हुई है। हद तो ये है कि हुकूमतों की सरपरस्ती में फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। चाहे आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह हो या चीफ मिनिस्टर यूपी योगी आदित्यनाथ हो, उनकी हुकूमतों को अगर आप देख लें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान किस हालात से गुजर रहा है। हर मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं कि ये मंदिर है। और हद तो यह है कि इस सिलसिले में ताजमहल को भी नहीं बख्शा गया है, जो सयाहत के लिहाज से हिंदुस्तान का दिल कहा जा सकता है। इसी तरह अगर आप कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ये फ़िरक़ा परस्त दरिंदे, ये फ़िरक़ा परस्त कुत्ते और ये कम्युनल डॉग्स जो हैं वो कुतुब मीनार को भी मंदिर करार देने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर भी इन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने दावा किया कि ये मंदिर रहा है, ये और उसकी जो मस्जिद है दरगाह के तहत, उस पर तक दावा किया गया और अदालतों से रुजू होकर अजीब व गरीब हरकतें की गई हैं। और अदालतों का किरदार भी बहुत ही मनफी रहा है। अब देखना यह है कि अदालतों को तो सिर्फ सबूत देखना चाहिए, शवाहिद देखना चाहिए और दलाइल देखना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे बड़ी अदालत या अदलिया की नाकामी का सवाल है। और सबसे गलत फैसला जो अगर दिया गया है तो वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्फाज हैं मुमताज़ माहिरीन क़ानून के, जो इंटरनेशनल लेवल पर से ताल्लुक़ रखते हैं, नेशनल लेवल से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आस्था की बुनियाद पर ये फैसले दे दिए जाते हैं और अक़ीदे की बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं, जो ख़तरनाक है। वैसे में नाज़रीन, आपको बता दूँ कि दारुल उलूम देवबंद का शुमार ये दुनिया के अव्वलीन नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े दीनी मदारिस में होता है, दीनी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि दारुल उलूम देवबंद को अज़हर हिंद कहा जाता है और मिस्र की जामिअतुल अज़हर अगर नंबर 1 पोजीशन पर है तो उसके बाद अगर आलम इस्लाम की सबसे बड़ी दीनी दरगाह है तो वो दारुल उलूम देवबंद है। लेकिन अफसोस ये है कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदे यानी फ़िरक़ा परस्त कुत्ते अब उस दारुल उलूम देवबंद पर भी नज़र रखे हुए हैं, जो जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही यानी एक अनार के दरख्त से नीचे जिसका आगाज़ किया गया था, आज हज़ारों की तादाद में तलबा मुख्तलिफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों से आते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल के तलबा भी वहाँ पर आते हैं, यानी इंटरनेशनल तलबा की लेवल भी तलबा की जो तादाद है वहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब दारुल उलूम देवबंद पर भी दावा कर दिया गया है कि इसके 14 फीट नीचे शिव मंदिर मौजूद है। और आपको ये बता दूँ कि हिंदू रक्षा दल ने ये दावा किया है और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रुजू होकर वहाँ खुदाई करने का मुतालबा भी किया गया है, तो एक मेमोरेंडम भी दिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को सताने, उनके खिलाफ घेरा तंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद में मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना हमीदुद्दीन आकिल उसामी के ये फर्जंद है। उन्होंने कह दिया है कि जिस अंदाज में
आप देखेंगे कि जिस अंदाज में उनके साथ यानी मुसलमानों के साथ जुलूम रवा रखा जा रहा है एक जानवर के नाम पर और गौकशी के नाम पर, तो उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि अगर हम 1 साल तक गाय यानी की कुर्बानी ना दें, यानी कि बैल की कुर्बानी ना दें तो या बीफ ना खाएं तो कुछ बुरा होने वाला नहीं है, और इसका खुमियाजा उन फिरका परस्त दरिंदों को भुगतना पड़ेगा, और इसका खुमियाजा आपको बता दूं कि उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो किसी ना किसी तरह ये रुकावटें पैदा कर रहे हैं और ऐन बकरीद के मौके पर ये गड़बड़ पैदा करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मौलाना जाफर पाशा ने वाज़े तौर पर कहा है कि ऐसा लगता है कि मौजूदा जो कमिश्नर पुलिस है उनके अतराफ अकराफ रहने वाले लोग यानी ओहदेदार एक तरफ तो मुसलमानों को भी ठंडा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ फ़िरका परस्तों को इशारे भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ का तकाज़ा यह है कि हर किसी के साथ इंसाफ किया जाए। यहाँ गाय नहीं कटती बल्कि बैल काटे जाते हैं, और ये सियासी बैलों को मैं समझता हूँ कि समझने नहीं आता, क्योंकि इन्होंने गोबर और मूत्र जो है बहुत ज्यादा पी लिया है। शायद इसकी वजह से इनकी अकल पर पर्दे पड़ गए हैं कि अच्छाई और बुराई इन्हें दिखाई नहीं देती, और कौम परस्ती और कौम दुश्मनी में ये फर्क नहीं कर सकते। ये मैं समझता हूं कि मुल्क के गद्दार हैं, और गोली मारो गद्दार यानी देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को जिस तरह नारा लगाया गया था वो नारा तो इन फिरका परस्त कुत्तों के खिलाफ लगाया जाना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मौलाना जाफर पाशा ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि पुलिस को भी सोच समझ कर इक़दाम करना चाहिए, और पुलिस को ये इस बात की इजाजत किसी को नहीं देनी चाहिए कि वो कानून अपने हाथ में ले। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर आ गई है। और एक खबर आपको बता दूं कि जहां तक गर्मी का सवाल है, गर्मी ने तेलंगाना में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, और कल एक दिन के दौरान यानी विदिन 24 आवर्स जो है यानी 24 घंटों के अंदर 22 अमवात हुई हैं हमारी रियासत तेलंगाना में। और आपको बता दूं कि तकरीबन 18 अजला में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आपको ये बताना भी जरूरी है कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, और आपको ये बताना जरूरी है कि जो बूढ़े हैं, सबसे जो ज़ईफ खातून थी उसका महबूबाबाद में यानी सन स्ट्रोक की वजह से इंतकाल हुआ यानी देहांत हुआ, उसकी उम्र 89 साल बताई गई है। इस मरने वालों में तलबा भी शामिल है, किसान भी शामिल है, और यूं उजरत पर काम करने वाले लोग भी शामिल है, और बूढ़ी और खवातीन और बूढ़े मर्द भी शामिल हैं। तो बहरहाल हमने आपको दारुल देवबंद के बारे में जो बताई खबर वो नव भारत टाइम्स है, उस ताल्लुक से एक स्टोरी भी आई हुई है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम गर्मी की बात करते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि बराए मेहरबानी आइंदा हफ्ते तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने वाला है। और आपको ये बता दूं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 43 डिग्री सेल्सियस जो यानी गर्मी है, दर्जा हरारत है वो है, और उससे बचने के लिए आपको अगर कोई इमरजेंसी काम हो तो घर से बाहर निकलना चाहिए, वरना आपको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जान है तो जहान है, इसलिए बहुत ही ठंडे मौके पर यानी 6 बजे के बाद आप घर से बाहर निकल सकते हैं। उसके बावजूद भी ह्यूमिडिटी जो जिसे उर्दू में रुतूबत कहते हैं वो इस कदर ज़्यादा है कि अगर आप थोड़ी दूर चलते हैं तो पसीने में नहा जाते हैं। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि हमारी जो दावतें हैदराबाद की है वो इस कदर देर से शुरू होती हैं कि जो शुगर पेशेंट है, जो ज़ईफ़ हज़रात है, और इस गर्मी के मामले में छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो बराए मेहरबानी जो दावतें करें तो बहुत ही सुन्नत के मुताबिक करें, और वक्त पर करें, और वक्त की पाबंदी करें। अगर वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो गर्मी जैसी चीज़ आपको निगल लेगी, आपको पाबंदी के काबिल नहीं रहने देगी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर हो गई है, लेकिन आपको बता दूं कि तमाम चीज़ों में एहतियात बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी मॉडरेट। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि म्याना रवि इख्तियार किया जाना चाहिए, की जानी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ है हैदराबाद के निम्स से। निम्स का नाम सुनते आप समझ गए होंगे, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आपको बता दूं कि इस कदर वसी व अरीज़ मेडिकल जो साइंसेज का इंस्टीट्यूट है, निम्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसकी जो ज़मीन है वो हैदराबाद के निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने दी है, और बहुत ही मामूली लीज़ पर, 1 रुपये की लीज़ पर। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर हो या महबूब अली पाशा हो या निज़ाम आसिफ जाही हुक्मरान हो, उन्होंने अपनी रियाया की फलाह व बहबूद के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत गैर मामूली खिदमात अंजाम दिए हैं। तो बहरहाल निज़ाम
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आपको बताना ज़रूरी है कि 1989 में एक यानी किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर कायम किया गया था। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज यानी 1989 से लेकर आज तक निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एक नहीं दो नहीं बल्कि आपको बताना ज़रूरी है कि हज़ारों की तादाद में ये कि तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2000 से ज़ायद गुर्दों की पेवंदकारी की गई है। और जो सर्वाइवल रेट है वो 92 से लेकर 95% है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस सिलसिले में मुबारकबाद देते हैं निम्स के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी को जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में निम्स का कोई जवाब नहीं है। और इसके अलावा जनूबी एशिया में गुर्दों की पेवंदकारी के मामले में निम्स नंबर 1 पोजीशन पर है। तो बहरहाल नाज़रीन 1989 से लेकर 2010 के दौरान आप देखेंगे कि 448 जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किए गए यानी रीनल ट्रांसप्लांट किया गया। और फिर 2011 और 2017 के दौरान 552 यानी गुर्दों की पेवंदकारी की गई। फिर आपको बता दूं कि जून 2017 और जनवरी 2023 के दरमियान 500 यानी गुर्दों की पेवंदकारी की गई। आखिर के 500 जो ट्रांसप्लांट है वो सिर्फ 3 साल में अंजाम दिए गए हैं। वैसे में नाज़रीन निम्स को कई एक एजाज़ात हासिल हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि निम्स में फर्स्ट रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था और ये निम्स का ये सबसे बड़ा एजाज़ भी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी ने अभी हालिया अरसे के दौरान तकरीबन 11,000 यूरोलॉजिकल सर्जरीज अंजाम दी हैं। 3 वर्षों में 500 से ज़ायद रोबोटिक सर्जरीज की गई हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है निम्स का। और लेकिन फ़िरका परस्त दरिंदे हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर के कारनामों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और तासुब की नज़र से देखते हैं, जबकि तासुब की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए। हम पर जो एहसान करता है उसके हक़ में दुआ भी करनी चाहिए। और हुज़ूर निज़ाम और आसिफ जाही ख़ानदान ने जिस तरह निम्स की अराजी सिर्फ ₹1 लीज पर दी है वो गैर मामूली है और बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ है मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब अगर मरकज़ी काबीना में तोसी होती है तो फिर बंडी संजय को हटा दिया जाएगा। इसके बल्कि इसके मामले में विश्वेश्वर रेड्डी जो चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट है उन्हें शामिल किया जा सकता है। तेलंगाना से ईटाला राजेंद्र का नाम भी लिया जा रहा है मुतवक्के वज़रा में। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि बंडी संजय हालिया अरसे के दौरान काफ़ी बदनाम हुए। एक मरतबा तो उन्होंने अमित शाह की चप्पल उठाई और चप्पल उठाने के बाद उन्हें मुमलिकती वज़ीर दाखिला बना दिया गया। तो बहरहाल हमें उनके शख्सी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल उनका बेटा जो है भगीरथ बंडी भगीरथ उस पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने एक कमसिन लड़की के साथ मुँह काला किया और ज़बरदस्ती शराब पिलाकर उसकी एक नहीं बल्कि 2 मरतबा इस्मत रेजी की। तो बहरहाल पाक्सो के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 14 दिन के लिए उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। आपको ये भी पता है। और बंडी संजय ने कहा कि मैंने अपने बेटे को सरेंडर करवाया है, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना है कि उसके बेटे को सरेंडर नहीं करवाया गया बल्कि पुलिस ने उसे रास्ते में तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया। तो बहरहाल नाजरीन अब आपको बता दूं कि बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ ने 15 मई को हाईकोर्ट यानी 15 मई से पहले हाईकोर्ट में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त यानी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन 15 मई को हाईकोर्ट ने अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो बहरहाल नाजरीन अब ये कहा जा रहा है कि भगीरथ के जो वकील हैं उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है और अदालत ने बाकायदा यानी रेगुलर बेल के लिए की दरख्वास्त दाखिल करने की इजाज़त दे दी है। तो बहरहाल नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि किस तरह के हालात होते हैं। एक और ख़बर आ रही है और मैं समझता हूँ कि ये खबर बहुत ही अच्छी है और आपको बता दूँ कि तासुब व जानिबदारी का अगर मुँह बोलता सबूत कहीं दिखाई देता है और अदालतों की यानी अजीब व गरीब खामोशी बल्कि मुजरिमाना खामोशी मैं कहता हूँ कि अगर कहीं दिखाई देती है तो वो उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में दिखाई देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत एक सहाफ़ी मैं ये कह सकता हूँ कि उनके साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, उनके साथ
جانبداری برتی جا رہی ہے۔ ایک کیس میں آپ جسے فسادات کا سازشی کہتے ہیں، 6 سال اگر آپ جیل میں رکھتے ہیں تو یہ آپ کا انتقامی رویہ ہے، اور یہ انتقامی رویہ عدلیہ کے یعنی انصاف پسندی پر سوال اٹھا رہی ہے۔ ویسے ناظرین خود اب سپریم کورٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا تھا کہ آخر کیوں عمر خالد کو 6 سال سے جیل میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضمانت قبل ضمانت کیوں نہیں دی گئی، شرجیل امام کو ضمانت کیوں نہیں دی گئی۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ دہلی ہائی کورٹ نے اب بالآخر عمر خالد کو اپنے ماں کی آپریشن کے موقع پر موجود رہنے کے لیے 3 دن کی عبوری ضمانت منظور کی ہے۔ اس دوران وہ اپنے ماموں کے چہلوں میں بھی شرکت کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ جون کو شام 5 بجے سے 3 جون تک وہ عبوری ضمانت پر رہیں گے ہے۔ لیکن ایک بات یہ شرط یہ رعایت کی گئی کہ نیشنل کیپٹل یا ہے ریجن میں یعنی NCR کے باہر نہیں جا سکتے، اور وہ صرف اسپتال میں رہیں گے، اسپتال سے گھر، گھر سے اسپتال جائیں گے، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو بہرحال ناظرین اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق BJP کی زیر اقتدار ریاستوں سے ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ BJP کی زیر اقتدار ریاستوں میں بقرعید سے قبل ہی گاؤں کشی کے نام پر گاؤں کشی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ بیف رکھنے، اسے فروخت کرنے اور منتقل کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ گائے ہے، بچڑا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے اور دوسرے جانوروں کی قربانی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح کی پابندی عائد کرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا، یہ آگے معلوم پتہ چل جائے گا۔ اس لیے پتہ چل جائے گا کیونکہ اگر کسانوں سے ان کے بیمار بیل نہیں خریدے جاتے ہیں، ان کے ناکرہ بیل نہیں خریدے جاتے ہیں، تو پھر اس سے کسانوں کی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کی خریدی کرتے ہیں، اور عید قربان کے موقع پر اللہ کی راہ میں اس کی قربانی دیتے ہیں، لیکن اس سے سرکاری خزانے کو بہت زبردست یعنی رقم حاصل ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ لوگ خود اپنے پیر پر کلاڑی مار رہے ہیں۔ ویسے ناظرین گجرات ہو یا ہریانہ ہو، اتر پردیش ہے، مہاراشٹر ہے، مدھیہ پردیش ہے، راجستھان ہے، پنجاب ہے، ہماچل پردیش ہے، اتراکھنڈ اور دہلی میں، پنجاب میں تو آپ دیکھیں گے عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے، تو بہرحال دہلی وغیرہ میں اس طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ بیل کو خریدیے مت، یہ جو بیل سیاسی پولیٹیکل بیل ہے وہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بیف نہیں کھائیں گے تو کچھ مر نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر بیف نہیں کھائیں گے تو نقصان تو ان کا ہے۔ ہاں ایک کام کیجئے، جہاں بھی بیف ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے، اس بات کا سہرا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بیف اگر کہیں ایکسپورٹ ہوا ہے تو وہ مودی جی کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گائے کاٹتے ہیں، یہ بیل کاٹتے ہیں، یہ بھینس کاٹتے ہیں، اور گائے کا گوشت یعنی بیف جو ہے وہ مسلم ممالک کو، اور ایون یاد دیکھیں کہ تائیوان کو، ایون آپ دیکھیں گے کہ ویتنام کو، ایون آپ دیکھیں گے مصر وغیرہ کو یہ سپلائی کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو مسالک ہے بڑے بڑے، وہ مسالک کسی مسلمان کے نہیں ہیں، تمام کے تمام ہندوؤں کے ہیں اور جین طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں۔ تو اگر آپ جانوروں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان تمام فیکٹریوں کا گھیراؤ کریں اور جمہوری انداز میں گھیراؤ کریں، اور وہاں سے گوشت جانے نہ دے بیرونی ممالک کو، وہاں سے گوشت روک دیں، جانے نہ دے، کیونکہ $5 ارب کا گوشت جا رہا ہے، گائے کا گوشت $5 ارب کا بیف جا رہا ہے ہندوستان سے باہر، اسے روکنا ضروری ہے۔ اور یہ بہت بڑا گناہ نریندر مودی حکومت کر رہی ہے۔ اگر یہ فرقہ پرست درندے مسلمانوں کو قربانی سے روک رہے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جمہوری طور پر ان فیکٹریوں کا یعنی گھیراؤ کر لیں جہاں پر گایوں کو کاٹا جا رہا ہے، بیلوں کو کاٹا جا رہا ہے، بھینسوں کو کاٹا جا رہا ہے اور بیرونی ممالک گوشت بیچا جا رہا ہے۔ اور نریندر مودی حکومت کو اس سے سالانہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً $5 ارب کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مودی جی تو بیرونی ممالک گائے کا گوشت بیچتے ہیں، بیف روانہ کرتے ہیں، بیف ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کی تعصب اور جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان بھی جمہوری انداز میں نکل پڑیں اور اس طرح کے فیکٹریوں پر اور یہ سلاٹر ہاؤس پر کا گھیراؤ کرے، اور بیرونی ممالک ایون ایئرپورٹس پر بھی دیکھیں کہ بیرونی ممالک جو گوشت بھیجا جا رہا ہے وہ اس پر روک لگا دی جائے، عدالتوں سے رجوع ہوں مسلمان اور مسلم آرگنائزیشن اور اس پر روک لگائیں، اور حکومت کو بتائیں کہ یہ دوہراپن ہے، یہ دوغلاپن ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے حکومت کا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین
अगर तंग आमद तो जंग आमद, अगर ये इस तरह करते हैं तो मुसलमानों के लिए जमहूरी रास्ते खुले हैं, जमहूरी रास्ते इख्तियार करें और इस तरह का गोश्त जो इंपोर्ट हो रहा है, यानी बीफ इंपोर्ट हो रहा है बैरून ममालिक को, उसको हर हाल में रोक दें, तब कहीं जाकर इन्हें पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। और दूसरी अहम बात, जितने भी स्लॉटर हाउस है कोई मुसलमान के नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों के है, और जो बीफ एक्सपोर्टर्स हैं वो कोई मुसलमान नहीं है बल्कि तमाम के तमाम गैर मुस्लिम है। तो फिर ये क्या हो रहा है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? क्या नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसमें बीफ बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो रहा है? 4.5 से लेकर $5 बिलियन का बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। सबसे ज्यादा बीफ यानी गाय का गोश्त बैरून ममालिक अगर कोई हुकूमत बेच रही है तो वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती? अदालतें क्या कर रही है? हमारे चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं जो नौजवान नस्ल को कॉकरोच कहते हैं? और उनके कॉकरोच कहने से आज क्या हो गया है? कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो इस कदर मकबूल होते जा रही है, नौजवानों में जिंदगी में इस कदर मकबूल होते जा रही है कि हुकूमत के पैरों तले जमीन निकल गई है। उसका जो एक्स अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पर उसके जो फॉलोअर्स की तादाद है वो तकरीबन 14 मिलियन से तजावज कर गए हैं, जबकि बीजेपी के 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो उसने यानी कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया ने बीजेपी को भी मात दे दी है। और ऐसा लगता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस अंदाज में नौजवानों को ललकारा है, अब कॉकरोच सारे हिंदुस्तान को ललकार रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।